नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। जेपी पावर के नाम से ये स्टॉक एनएससी और बीएससी में लिस्टेड है। अगर आज की इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टॉक 17 रुपए 76 पैसे के साथ मार्केट में खड़ा है, साथ में 74 पैसे के पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक अपने नियर बाई अपर सर्किट में लग गया। हालांकि एक टाइम ऐसा आया था आज के दिन कि इसने अपने अपर सर्किट को नियर बाई बिल्कुल टच कर ही लिया था, लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कुछ ज्यादा था। इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि जो 2-3 महीने से स्टॉक में परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल पा रही, क्या पता ये सबसे अच्छा टाइम हो एग्जिट करने का, यहां से जितना जल्दी निकल जाए। और उन्होंने यहां पे सेलिंग प्रेशर बना दिया, लेकिन उनको पता नहीं कि भाई स्टॉक के अंदर अब अपर सर्किट कंटिन्यू रहने वाला है। मैं लगातार 1.5 महीने से इस स्टॉक पे कवरेज देता आ रहा हूं। लगातार मैंने कहा था कि भाई इस स्टॉक के अंदर आप कम से कम 20 सितंबर तक होल्ड करके जरूर रखना, क्योंकि 20 सितंबर तक आपको इस स्टॉक में जबरदस्त लेवल का अपर सर्किट या पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिले ही मिलेगा। कल भी मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो बनाई थी, परसों भी बनाई थी, साथ में फ्राइडे को भी बनाई थी। डेली मैं इसकी लगातार वीडियो दे रहा हूं कि होल्ड करके जरूर रखना, कभी भी किसी भी टाइम अपर सर्किट स्टॉक में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं, आधी अधूरी वीडियो देखते हैं। इस वजह से आपको सिर्फ इतना पता होता है कि हाँ भाई स्टार्टिंग के 2-3 मिनट में ये बताया जाता है कि कल इसमें अपर सर्किट लगेगा या नहीं लगेगा। उसके पूरे फैक्टर्स जो मैं वीडियो के लास्ट तक बताता हूं वो आप लोग पूरी तरह से सुनते नहीं। इसी वजह से आप आधी अधूरी नॉलेज लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और इसी वजह से सबसे बड़े लॉस के शिकार हो रहे हो। कोई भी अगर वीडियो बनती है, अगर मैंने कोई 10 बड़ी वीडियो बनाई है तो जाहिर सी बात है कि भाई वहां पे कोई तो एनालिसिस मैंने की होगी जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। नहीं, मैं भी इस वीडियो को कुछ ही 3-4-5 मिनट की वीडियो में खत्म कर सकता हूं, लेकिन वीडियो आप जरूर पूरी देखना। आपको एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गेन करने को मिलेगी। ठीक है, देखो इस स्टॉक के अंदर अगर बात की जाए, जो मैंने प्रेडिक्शन दी थी वो 20 सितंबर की दी थी। भाई 20 सितंबर तक स्टॉक में आपको अपर सर्किट देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 4 दिन का डिले हो गया। वो 4 दिन का डिले क्यों हो गया वो बात करते हैं हम इस लास्ट एक हफ्ते की परफॉर्मेंस को देख के। देखो आप इस लास्ट एक वीक की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छी खासी जबरदस्त हमें गिरावट देखने को मिली। यही वो फैक्टर था जिसकी वजह से जो हमारी एनालिसिस और प्रेडिक्शन है वो 4 दिन डिले हो गई। 2 दिन तो सैटरडे संडे आ गया तो 2 दिन वो डिले हो गई, सिर्फ 2 दिन डिले। आप मेरी कोई भी वीडियो देख सकते हो, मैंने कम से कम 50 वीडियो बनाई होगी, सब में 20 सितंबर का नाम लिया था। 2 डिले हो गया। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं कि इसका जो टारगेट होने वाला है वो टारगेट क्या होने वाला है। इस बार जेपी पावर अपना जो टारगेट यहाँ पे अचीव करने वाला है वो 31 प्लस के आसपास करने वाला है, 31 रुपए के आसपास। आप 27 रुपए पे या 28 रुपए पे स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है थोड़ा सा रिस्क लेके चलने की तो आप 31 रुपए तक जाके अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हो। नहीं, 27 या 28 रुपए पे अपना स्टॉप लॉस लगा के वहां से सोल्ड आउट करके निकल सकते हो। ठीक है, अब बात करने वाला हूं कि जो हमारी एनालिसिस थी वो 2 दिन डिले कैसे हुई और लास्ट वीक के अंदर इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस के अंदर गिरावट आखिर क्यों हुई। ऐसा क्या रीजन था कि ये इतनी बड़ी गिरावट एक हफ्ते के अंदर दर्ज हो गई और फ्राइडे से ये अचानक उछल गया। इसके पीछे का रीजन बताता हूं। देखो इसके पीछे का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है एफआईआई ने लगातार 3 महीने में 30,000 करोड़ का बड़ा सोल्ड आउट यहाँ पे किया है, जिसमें से 2 सबसे बड़े सोल्ड आउट उन्होंने सितंबर में किए। जो पहला सितंबर में सोल्ड आउट किया वो 10 सितंबर को किया, दूसरा जो सोल्ड आउट किया है वो लास्ट वीक में किया, जिसकी वजह से एफआईआई की होल्डिंग इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा स्टॉक्स के अंदर कम देखने को मिली, जिसकी वजह से स्टॉक्स के अंदर जबरदस्त फ्लक्चुएशंस और गिरावट हुई। गिरावट इस कदर हुई कि ऐसा लगने लगा था कि भाई स्टॉक के अंदर जो क्रैश अगस्त के अंदर आया था 7-8 अगस्त के आसपास, वो क्रैश शायद दोबारा से रिपीट ना हो जाए। इस तरह के हालात बन गए थे पिछले हफ्ते, लेकिन यहाँ पे जो पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया वो डीआईआई ने कर दिया। डीआईआई ने एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से गेम चेंजर का काम किया है। डीआईआई ने एक बड़े लेवल पे बाय करके एफआईआई का सारा काम चौपट कर दिया और यहाँ पे मार्केट को उठा के जो मार्केट लगातार 2 महीने से तंगी के माहौल में बैठी हुई थी उसको उठा के पॉजिटिव मोमेंटम पे लाके खड़ा कर दिया।
और इतना ही नहीं, सेंसेक्स ने फ्राइडे को 1350 पॉइंट का जबरदस्त उछाल देके अपने सारे पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया और एक नया रिकॉर्ड यहां पे कायम कर दिया, अब तक की लाइफ टाइम हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट वैल्यू अचीव करने का। बात करें अगर फ्राइडे की, तो फ्राइडे को तो सेंसेक्स और भी ज्यादा आज उछलेगा। साथ में क्या है कि उसने जो साथ में जो उसका जो फ्राइडे का टारगेट है, उसने उस फ्राइडे के टारगेट को भी तोड़ दिया और इस टाइम जो सेंसेक्स है वो 84,800 से ऊपर आके खड़ा हो गया। ठीक है, जो फ्राइडे को यहाँ पे सेंसेक्स ने टारगेट बनाया था, वो टारगेट यहाँ पे 84,496 रुपए कुछ पैसे का बनाया था। ठीक है, और आज सेंसेक्स ने उस टारगेट को भी तोड़ के एक नया कीर्तिमान रिकॉर्ड बना दिया। आप इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में 10-15 साल पुराने कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख सकते हो, आपको एक चीज हमेशा देखने को मिलेगी, जब जब इंडियन स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स ने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ के नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, तब तब इंडियन स्टॉक मार्केट में कम से कम 70-80% स्टॉक्स में अपर सर्किट लगे हैं, उनको किसी का बाप भी नहीं रोक पाया। ठीक है, अब तक 3 महीने में सेंसेक्स अपनी जो सबसे हायर वैल्यू थी टारगेट की, उस तक पहुंच ही नहीं पाया। पहुंचने तो दूर, जैसे वो वहां तक पहुंचे कुछ ना कुछ खलबली हो जाए मार्केट में, कभी FII आके खड़ा हो जाए, कभी यूएस के मार्केट हिल जाए, तो कभी एशियन स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशन आ जाए, तो कहीं पे लिक्विडिटी के कंसर्न आके खड़े हो जाए, उसकी वजह से फिर से कभी 1500 पॉइंट गिर जाए, कभी 3500 पॉइंट गिर जाए। वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा था, 83,500 तक ही नहीं पहुंच पा रहा था लगातार 3 महीने से। इस वजह से अपर सर्किट नहीं लग पा रहे थे। अब आपको इस हफ्ते से या फिर अगले हफ्ते से जबरदस्त अपर सर्किट और पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेंगे। मैंने बोला था फ्राइडे को, देखो फ्राइडे की अगर बात करें तो 25% स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट लग गया, और मंडे की बात करें तो 40-50 स्टॉक ऐसे हैं जिनमें अपर सर्किट लग गया, और 35-40% स्टॉक ऐसे हैं जिनको अगर देखा जाए तो हम अपर सर्किट ही बोलेंगे। हालांकि उन्होंने अपर सर्किट को टच नहीं किया, लेकिन टच करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी, बिल्कुल नियर बाय आके वैल्यू के खड़े हो गए। ठीक है, जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम के साथ खड़े हैं। अगर रतन पावर देखो तो आज उसने अपर सर्किट टच कर दिया, लेकिन जेपी पावर को देखें तो ये एक तरह से अपर सर्किट ही है। भले इसने अपर सर्किट को टच ना किया हो, लेकिन ये अपर सर्किट के बिल्कुल नियर बाय आके खड़ा हो गया। इतना जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम को अपर सर्किट ही बोला जाता है। ठीक है, आने वाले टाइम में आपको इसमें और भी ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब मैं 2 ऐसे मेजर फैक्टर बताऊंगा जिसकी वजह से ये स्टॉक लगातार पिछले महीने जबरदस्त गिरावट का सामना कर रहा था। काफी बंदों को लग रहा था कि भाई ये या तो ये बुरी तरह से गिरेगा, भाई गिरेगा नहीं, पावर सेक्टर का स्टॉक है, हल्का फुल्का सेक्टर नहीं है पावर सेक्टर। भले कंपनी का जो स्टॉक है 17 रुपए का है, लेकिन कंपनी का जो रिवेन्यू है वो करोड़ों में चलता है, और कंपनी की अगर मार्केट कैपिटल की बात करोगे तो 12,000 करोड़ की कंपनी है। ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 12,000 करोड़ कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती। और साथ में अगर पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे प्राइस वैल्यूएशन तो बिल्कुल भी कम है, बिल्कुल ही ना के बराबर है। तो ये स्टॉक गिरेगा कैसे? स्टॉक तो गिर ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी स्टॉक के अंदर परफॉर्मेंस क्यों नहीं आई, इसके पीछे के 2 सबसे बड़े फैक्टर हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो इंटरनेशनल मार्केट को लेके, खासतौर पे बात करें तो यूरोप की मार्केट को लेके। यूरोप की मार्केट के अंदर देखो यूनिवर्सल करेंसी में बिजनेस चलता है, इसी वजह से यूरोप की मार्केट को पकड़ा जाता है। यूरोप की मार्केट की बात करी जाए तो वहां के मार्केट में लगातार फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, वहां की लगातार जो मार्केट है वो अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रही, जिसके चलते इंडियन स्टॉक मार्केट और एशियन स्टॉक मार्केट की बैंड बजी हुई थी पिछले 2 महीने से। अगर वहां पे देखा जाए तो वहां पे एक तरह से जियो पॉलिटिकल प्रेशर चल रहा है, पॉलिटिकल वहां पे टेंशन चल रही है। एक तरफ रशिया यूक्रेन भिड़े पड़े हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल और उसके पड़ोसी देशों के आपस में डंडे बज रहे हैं, जिससे उसकी यूरोप में जितनी भी हायर कमिश्नर कंट्री है या फिर बाकी कंट्री है, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से वहां पे इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से वहां की इकोनॉमी बुरी तरह से चरमरा रही है। ठीक है, कहीं पे जॉब के रिसेशन आ रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, तो कहीं पे बैंक में क्रैश आ रहे हैं। ठीक है, अगर वहां पे NYSE की बात करें, जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल स्टॉक एक्सचेंज है, जहां से गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जहां से ऑपरेट होती है, वहां पे जो कि दम रखता है, अगर वहां पे 100 पॉइंट की गिरावट हो जाए तो वो पूरे एशियन स्टॉक मार्केट को हिलाने का दम रखता है, पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को फ्लक्चुएट करने का दम रखता है। वहां पे 2 सबसे बड़े क्रैश हुए। पहला जो क्रैश हुआ 5 अगस्त को हुआ, जॉब रिसेशन के लेके, वहां पे 1000 पॉइंट के NYSE में गिरावट हुई, और एशियन स्टॉक मार्केट में जापान का स्टॉक एक्सचेंज निक्की कम से कम 4,500 पॉइंट गिर गया।
चाइना का स्टॉक एक्सचेंज संघाई 1800 पॉइंट गिर गया और इंडियन स्टॉक मार्केट 3500 पॉइंट के साथ गिर के मार्केट को क्रैश ही कर दिया। वहां पे इन्वेस्टर्स का करोड़ों पैसा पानी में डूब गया। जैसे तैसे करके मार्केट ने 15 अगस्त के बाद अपने आप को रिकवर किया। 3 सितंबर को वहां के सिलिकॉन वैली बैंक में क्रैश आ गया। उसने फिर सेंसेक्स NYSE को 650 पॉइंट गिरा दिया, डॉ जोन्स को 1400 पॉइंट गिरा दिया, साथ में सेंसेक्स फिर से 1500 पॉइंट गिर गया। और दूसरा सबसे बड़ा लिक्विडिटी का इशू इंडियन स्टॉक मार्केट में मई से चल ही रहा है।